ये कहानी है एक छोटे से हरे भरे गांव की। गांव में रघु नाम का एक आदमी रहता था जो बहुत ही अच्छा मटन बनाता था। गांव के सभी लोग उसे जानते थे। अरे आओ आओ, रघु का मटन खाओ, उंगलियां चाटते ही जाओ। तभी वहाँ दो लोग आ पहुँचते हैं। अरे रघु भाई, जल्दी जल्दी 2 प्लेट मटन लगा दो यार, बहुत तेज भूख लगी है और तुम्हारे हाथ का मटन ना खाऊं तो दिन अधूरा सा लगता है। अरे क्यों नहीं भाई, तुम लोगों को ऐसा मटन बना के दूंगा कि आज तुम दोनों 2 रोटी की जगह 4 रोटी खा जाओगे। तभी रघु उन दोनों को मटन दे देता है और दोनों बड़े मजे से रोटी के साथ मटन का आनंद लेते हैं। अरे वाह, मटन तो कमाल का है, नरम मटन, लाजवाब खुशबू। कुछ देर बाद वहाँ एक गरीब बूढ़ा आदमी आता है और रघु से कहता है, बेटा, मुझे खाने के लिए थोड़ा सा मटन दे दो। मैं बहुत गरीब हूँ, मेरे पास पैसे नहीं हैं। अरे काका, आप भी कैसी बात कर रहे हो? मैं आपसे पैसे कैसे ले सकता हूँ? रघु तुरंत बूढ़े काका को मटन दे देता है। बूढ़ा काका बड़े मजे से खाने लगता है। रघु दिल का बहुत अच्छा इंसान था। देखते ही देखते उसके ठेले पर भीड़ बढ़ गई और शाम होते होते सारा मटन खत्म हो गया। वो घर पहुंचते ही उसकी पत्नी ने कहा, आ गए तुम, आज की कमाई कैसी हुई? हाँ, कमाई तो रोज की तरह ही चल रहा है। ना ज्यादा मुनाफा होता है, ना घाटा होता है। आज भी किसी को मुफ्त में मटन खिलाकर आए होंगे, तभी तो कमाई ज्यादा नहीं होता। हाँ, पर गरीबों से मैं पैसे कैसे ले सकता हूँ? ये तो पुण्य का काम है। हर जगह सिर्फ पैसों के बारे में तो नहीं सोच सकते ना। हाँ, तुम क्यों पैसों के बारे में सोचोगे? भले ही मैं भूखी ही रह जाऊं। चलो छोड़ो ये सब, अब चलो खाना खाते हैं। दोनों चुपचाप खाना खा लेते हैं। अगली सुबह रघु फिर से मटन बनाकर ठेला लगाता है। अरे आओ आओ, रघु का मटन खाओ, उंगलियां चाटते ही जाओ। बताओ राम भैया, कैसे आना हुआ? अरे रघु भाई, तुम्हारा मटन इतना लजीज कैसे बन जाता है यार? मेरी बीवी तो इतना अच्छा मटन नहीं बना पाती। ऐसा क्या इस्तेमाल करते हो? अरे भाई, ये तो बस इसलिए है क्योंकि मुझे बचपन से ही खाना बनाने का शौक है। मैं अपनी माँ को बनाते हुए देखता था और साथ ही उनकी मदद भी करता था। इसलिए मुझे मसालों की थोड़ी समझ है कि कितना और कैसा मसाला डालना है ताकि मटन सही बने। अच्छा, तो फिर तुम कोई बड़ा होटल क्यों नहीं खोल लेते? कब तक इस छोटे से ठेले पर बेचोगे? क्या बताऊं, अभी मेरा धंधा इतना अच्छा नहीं चलता कि मैं एक होटल खोल सकूं। अच्छा ठीक है, आजकल शादियों का सीजन है। अगर मुझे कहीं पता चला कि किसी को बावर्ची की जरूरत है तो मैं उसे तुम्हारा पता दे दूंगा। और अभी मुझे 1 प्लेट मटन दे दो। तभी रघु उसे मटन दे देता है। उधर गांव में एक सेठ की बेटी की शादी थी, लेकिन सेठ को खाना बनाने के लिए कोई बावर्ची नहीं मिल रहा था। मोहन, ओ मोहन, जरा यहाँ आना, मुझे तुमसे कुछ काम है। तभी वहाँ मोहन आ जाता है और कहता है, हाँ मालिक, बोलो क्या काम है? अच्छा, अब मैं तुझे बताऊं क्या काम है। मैंने तुझे 4 दिन से कह रखा है कि गांव जाकर किसी अच्छे बावर्ची को लेकर आ, पर तुझसे इतना सा काम भी नहीं हो रहा। 2 दिन बाद बेटी की शादी है और अब तक बावर्ची का इंतजार ही चल रहा है। मालिक, मैंने कई होटलों में जाकर वहाँ का खाना खाकर देखा है, लेकिन किसी के हाथ का खाना स्वादिष्ट नहीं लगा। शादी का माहौल है, अगर बावर्ची खाना अच्छा नहीं बना पाया तो लड़के वाले क्या सोचेंगे? और फिर आप मुझ पर ही चिल्लाओगे कि सब तेरी वजह से हुआ, तूने खराब बावर्ची बुलाया। हाँ, पर अब बस 2 दिन ही रह गए हैं। अगर बावर्ची ही नहीं मिला तो खाना कौन बनाएगा? मैं तो कहता हूँ आप और मैं मिलके ही बना देते हैं। एक थप्पड़ पड़ेगा ना, सारी मजाक मस्ती निकल जाएगी। अभी तुझे मैं मजाक के मूड में दिख रहा हूं क्या? तू एक काम कर, गांव में जा और लोगों से बात कर कि उनकी पहचान में कोई अच्छा बावर्ची है। ठीक है मालिक, मैं अभी जाकर देखता हूँ। तभी मोहन गांव की तरफ निकल जाता है, ये देखने के लिए कि गांव में कोई अच्छा बावर्ची है या नहीं। रास्ते में उसे गांव के कुछ लोग मिल जाते हैं। सुनो भाइयों, मेरे यहाँ 2 दिन बाद शादी है
और मुझे ऐसा कोई बावर्ची चाहिए जो बहुत अच्छा मटन और थोड़े बहुत पकवान बना सके। क्या गांव में ऐसा कोई है जो मेरी मदद कर पाए? अगर तुम्हें एक अच्छा बावर्ची चाहिए तो तुम्हें गांव के चौराहे पर जाना चाहिए। वहां तुम्हें रघु नाम का एक आदमी मिलेगा। वो बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाता है, पूरा गांव उसे जानता है। ठीक है, मैं अभी जाकर देखता हूँ। तभी मोहन और भी गांव वालों से पूछताछ करने निकल जाता है। जाते जाते उसे रास्ते में सरपंच जी मिल जाते हैं। सरपंच जी, अच्छा हुआ आप मुझे यहीं मिल गए। अब मुझे और लोगों से पूछताछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप ही मुझे बता दीजिए। हाँ, पर मैं तुम्हें क्या बताऊं? पूछो, तुम्हें क्या पूछना है? सरपंच जी, 2 दिन बाद मेरे घर में शादी है। मुझे एक बावर्ची चाहिए जो मेरे घर आकर स्वादिष्ट खाना बना सके। अच्छा, फिर तो तुम्हें रघु के पास जाना चाहिए। उसके हाथों में जादू है। वो बचपन से ही खाना बना रहा है और बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाता है। ठीक है सरपंच जी, मैं जाकर देखता हूँ। तभी मोहन रघु के ठेले के पास आ जाता है। अरे आओ भैया आओ, रघु का मटन खाओ, उंगलियां चाटते ही जाओ। बताओ भैया, कितनी प्लेट लगाऊं? क्या तुम ही रघु हो? गांव वालों से तुम्हारे बारे में बहुत तारीफें सुनी है कि तुम्हारा मटन बहुत ही स्वादिष्ट होता है। एक काम करो, मुझे भी एक प्लेट लगा दो, मैं भी तुम्हारे हाथों का जादू देखूं। तभी रघु उसे एक प्लेट मटन देता है। मोहन उसे खूब मजे से खाता है और खाने के बाद रघु से कहता है, हाँ रघु भाई, तुमने तो कमाल का मटन खिला दिया यार। ऐसा स्वाद वाला मटन तो मैंने आज तक नहीं खाया। एक काम करो, मुझे एक प्लेट मटन पार्सल दे दो। अगर तुम्हारा मटन मेरे मालिक को पसंद आ गया तो समझो तुम्हारी तो लॉटरी ही लग गई। हाँ भाई, अभी देता हूँ। और हाँ, अपने मालिक से ये भी कहना, ये रघु का मटन है। तभी मोहन मटन लेकर अपने घर जाने लगता है और घर पहुंचते ही अपने मालिक से कहता है, मालिक, बहुत ढूंढने के बाद जाकर मुझे एक बावर्ची मिला है। वो इतना कमाल का स्वादिष्ट खाना बनाता है कि उसकी हाथ का खाना खाकर तो पूरी बारात झूम उठेगी। अच्छा, तुम्हारी बातों से तो लग रहा है कि वो किसी बड़े होटल का बावर्ची है। नहीं मालिक, वो किसी होटल का नहीं है, बल्कि वो तो एक छोटा सा ठेला लगाता है। ये क्या कह रहे हो तुम? मैंने तुम्हें एक अच्छे बावर्ची को बुलाने भेजा था और तुम यहाँ एक ठेले वाले को लाने की सोच रहे हो। अरे मालिक, आप ऐसे नहीं समझोगे। मैं उसके यहाँ से मटन और रोटी लाया हूँ। आप एक बार खाकर देखो, फिर आप खुद ही समझ जाओगे। तभी वो मटन खाने लगता है और बड़े मजे से खाता है। खाने के बाद वो कहता है, मोहन, ये तो बहुत ही स्वादिष्ट मटन है। ऐसा तो मैंने कभी किसी होटल में भी नहीं खाया। देखा मालिक, कहा था ना, मैं बहुत ही बढ़िया बावर्ची ढूंढ कर लाया हूँ। हाँ, अब एक काम करो, तुम अभी के अभी वहां जाओ और उसे यहाँ लेकर आओ। तभी मोहन रघु को बुलाने के लिए निकल जाता है और जाते जाते रास्ते में उसे बिहारी सेठ मिल जाता है। अरे मोहन, तुम यहाँ? मैं तो तुम्हारे ही घर आ रहा था। कल तुम मेरे यहाँ आए थे ना कि तुम्हें शादी के लिए एक बावर्ची चाहिए। तुम्हें तो पता ही है, मेरा नाम है बिहारी, मेरी बिरयानी पड़ती है सब पे भारी। हाँ बिहारी सेठ, लेकिन अभी मुझे कोई और मिल गया है, इसलिए मैं उसे बुलाने जा रहा हूँ। अब मैं चलता हूँ, वरना मालिक मुझे छोड़ेंगे नहीं। तभी मोहन वहाँ से चला जाता है और बिहारी सोच में पड़ जाता है। ये कौन है जिसकी वजह से मेरा इतना बड़ा कॉन्ट्रैक्ट चला गया? मैं इसका धंधा ही बंद करवा दूंगा अपनी बिरयानी से। अब तू देखना बेटा, कैसे एक बिहारी पड़ता है भारी। रघु भाई, मालिक ने तुम्हें बुलाया है, चलो मेरे साथ। आज तो तुम्हें बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है। तभी रघु मोहन के साथ उसके घर पहुंच जाता है। अच्छा, तो तुम ही रघु हो। मैंने तुम्हारा मटन खाया है, बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाते हो। इसलिए 2 दिन बाद मेरे घर में मेरी बेटी की शादी है, उसमें तुम ही खाना बनाओगे। वैसे तुम्हें और क्या क्या बनाना आता है? मैं तो बचपन से ही तरह तरह के पकवान बनाता आ रहा हूँ। इनमें सबसे स्वादिष्ट मुझे मटन बनाना आता है। बाकी आप जो कहेंगे मैं बना दूंगा। ठीक है, फिर तुम अपना मटन बनाना, साथ में कुछ पकवान और थोड़े गुलाब जामुन भी बना देना।
ठीक है सेठ, मैं कल सुबह 5 बजे आकर सारा सामान बना दूंगा। तभी रघु घर जाता है और अपनी बीवी को सारी बात बताने लगता है। सुनो, मुझे कल सुबह 5 बजे एक सेठ के घर जाना है। पकवान बनाने का बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिला है और पैसे भी अच्छे खासे मिलेंगे। और हाँ, पैसे मिलते ही मैं तुमको शॉपिंग करने लेकर चलूंगा। अच्छा ठीक है, चलो अब खाना खा लेते हैं, फिर सारी तैयारी कर लेंगे ताकि कल सुबह तुम जल्दी से सब बना सको। अगले दिन सुबह होते ही रघु सारा सामान बनाकर तैयार कर देता है और सेठ के वहां पहुंच जाता है। तभी वहां सेठ आ जाते हैं। वाह रघु, तुमने तो सारे पकवान बनाकर तैयार कर दिया है, साथ ही इनमें से बहुत ही मस्त खुशबू भी आ रही है। हाँ सेठ, मैं यहाँ सुबह 5 बजे ही आ गया था और तभी से सब बना रहा हूँ। अब आपको अपनी बारात की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। तभी बारात आती है और सभी लोग बड़े मजे से खाना खाते हैं। खाने को लेकर सेठ को खूब तारीफ मिलती है। ये सब देखकर सेठ खुश होकर रघु से मिलने जाता है। रघु, आज तो तुम्हारी वजह से पूरी बारात में बस मेरा ही नाम चल रहा है। सब यही कह रहे हैं कि आज से पहले किसी भी बारात में इतना स्वादिष्ट मटन नहीं खाया। अरे सेठ, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा सेठ, अब मैं चलता हूँ। 2 दिन हो गए हैं, मैंने अपनी दुकान भी नहीं लगाई है। अच्छा ठीक है, जाओ तुम, और जाते जाते खाना खाकर ही जाना। और हाँ, ये तुम्हारे पैसे ले लो। सेठ, इसमें तो 10,000 रुपए हैं। मैं तो खाना बनाने के सिर्फ 2,000 ही लेता हूँ। अरे रघु, तुम्हारी वजह से आज मेरी इज्जत बच गई और साथ ही पूरी बारात में मेरा नाम हो गया, इसलिए इसे मेरी तरफ से इनाम समझो। तभी रघु पैसे मिलने के बाद खुशी खुशी घर चला जाता है। आज तो मुझे बहुत ज्यादा पैसे मिले और मैंने कहा था ना, पैसे मिलेंगे तो हम तुम्हें शॉपिंग करवाने ले चलेंगे। चलो अब। पर तुम्हारी दुकान का क्या? वो भी तो 2 दिन से बंद है ना। अरे मैंने कहा ना, सेठ ने आज खुश होकर मुझे बहुत ज्यादा पैसे दे दिए हैं, इसलिए दुकान की चिंता तुम मत करो। वैसे भी ऐसे दिन बार बार थोड़ी ना आते। चलो अब। यहाँ रघु अपनी बीवी से घूमने और शॉपिंग की बात कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ बिहारी सेठ अपना कदम कदम पर खेल चुका था। रघु की दुकान बंद करवाने के लिए बिहारी ने अपनी बिरयानी का ठेला शहर से हटाकर गांव में लगा दिया था। बेटा रघु, तूने 2 दिन दुकान ना खोलकर बहुत बड़ी गलती कर दी। मैंने सबको अपने हाथ की बिरयानी खिला दी है। अब कोई भी तेरी दुकान पर नहीं आएगा। मेरा नाम है बिहारी, मुझसे पंगा पड़ेगा भारी। एक दिन गांव में जिन जिन लोगों ने बिहारी की बिरयानी खाई थी, सबका पेट दर्द करने लगा। कुछ लोग बीमार भी पड़ गए, लेकिन सबके मन में बस एक ही बात थी। एक बार और लगता है बिहारी की बिरयानी खाना होगा। सबका पेट दर्द कर रहा था, लोग बीमार भी हो रहे थे, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों सबको बिहारी की बिरयानी की लत लग गई थी। और दूसरी तरफ रघु की दुकान पर कोई भी नहीं आ रहा था। रघु सुबह से शाम तक इंतजार करता रहा, लेकिन कोई भी उसकी दुकान पर नहीं आया। ये क्या हो रहा है? कुछ तो गड़बड़ है। अचानक लोगों ने मेरी दुकान पर आना क्यों बंद कर दिया और ये बिहारी की दुकान पर क्यों जाने लगे हैं? आखिर ऐसा क्या खिला रहा है ये बिहारी? रघु घर जाने लगता है। तभी रास्ते में उसे सरपंच मिल जाते हैं। वे रघु से कहते हैं, सुना है रघु, तुम अपने मटन में कुछ मिला रहे हो। मुझे गांव वालों से पता चल रहा है कि बहुत लोगों की तबीयत खराब हो रही है। अगर तुम कुछ गलत कर रहे हो तो अभी बंद कर दो। सरपंच जी, आप ये क्या कह रहे हैं? आप तो जानते हैं कि मैं कई सालों से यहाँ खाना बना रहा हूँ। आज तक मेरे खाने से कोई बीमार नहीं पड़ा, तो आज आप मुझे ऐसा कैसे कह सकते हैं? हाँ मैं जानता हूँ, लेकिन बिहारी सेठ ने मुझसे कहा है कि तुम अपने मटन में कुछ मिला रहे हो, इसलिए मैंने सोचा कि पहले तुमसे अकेले में बात कर लूं। अच्छा, अब मैं समझा सरपंच जी। क्या आपने ये ध्यान नहीं दिया कि ये सब तभी से शुरू हुआ है जब से बिहारी आया है, और जब से वो आया है तब से मेरी दुकान पर तो कोई आता ही नहीं।
तो भला मेरा खाना खाकर कोई बीमार कैसे पड़ सकता है? हाँ, बात तो तुम सही कह रहे हो। एक काम करो रघु, आज रात तुम उसका पीछा करो और देखो कि वो ऐसा क्या करता है। फिर कल सुबह गांव वालों के सामने उसे सजा देंगे। तभी रात होते ही रघु बिहारी के घर के बाहर पहुंच जाता है। वो देखता है कि बिहारी अपनी बिरयानी में एक बोतल से कुछ मिला रहा है। अच्छा, तो यही है वो वजह जिसकी वजह से लोगों की तबीयत खराब हो रही है। अब कल सुबह सरपंच और मैं गांव वालों के सामने इसका खुलासा करेंगे। अगले दिन गांव वाले, रघु, सरपंच और बिहारी सभी लोग इकट्ठा हो जाते हैं। अब तू गया। कल रात रघु ने सब देख लिया कि कैसे तू बिरयानी में केमिकल मिला रहा था और लोगों को अपनी बिरयानी की लत लगवा रहा था। तुझे पता भी नहीं तेरे उस केमिकल की वजह से कितने लोगों की तबीयत खराब हुई है। सरपंच जी, ये रघु झूठ बोल रहा है। आप इसकी बातों में कैसे आ सकते हैं? ये एक नंबर का झूठा है, शक्ल से ही चोर लगता है। अच्छा, अगर ऐसी बात है तो रुको, अभी पुलिस को बुलाते हैं। वो तुम्हारे घर की तलाशी लेगी, तब खुद ही सारा सच सामने आ जाएगा। पुलिस का नाम सुनते ही बिहारी हाथ जोड़ लेता है और कहता है, नहीं नहीं, पुलिस मत बुलाओ, वरना मेरा पूरा धंधा खत्म हो जाएगा। हाँ, मैं मानता हूं मैं बिरयानी में केमिकल मिला रहा था। मैं वादा करता हूं कि आज के बाद कभी नहीं मिलाऊंगा। मुझे नहीं पता था कि इससे लोगों की तबीयत खराब हो रही है। मुझे माफ कर दो। नहीं, अब माफी नहीं मिल सकती। अब तेरी सजा ये है कि आज के बाद तेरी कोई भी दुकान इस गांव में दिखाई नहीं देनी चाहिए और ना ही तू नहा दिखाई देना चाहिए। और तुझे ये समझना होगा और लोगों को भी समझाना होगा कि लत जैसी चीजों से दूर रहना चाहिए और अपनी सेहत पर ध्यान देना चाहिए।